सिक्योरिटी इदारों की कराची में बड़ी कामयाबी। मुहर्रमुल हराम में तबाही का मंसूबा करने वाला नेटवर्क तोड़ दिया। कलअदम अलकायदा बर्रे सगीर और लश्करे झंगवी को शदीद झटका। बेनजीर भुट्टो कत्ल केस में अहम पेशरफ। अमरीकी सहाफी मार्क सीगल ने खुद से मंसूब बयानात को हकीकत का रंग दे दिया। बयान पर जिरा के लिए 5 अक्टूबर का दिन मुकर्रर। भारत ने वजीर आजम नवाज शरीफ की अमन तजावीज मुस्तरद कर दी। मोदी के दौरे हुकूमत में पाक भारत ताल्लुकात में पेशरफ्त नामुमकिन नजर आ रही है। पंजाब के बल्दियाती इदारों में 200 अरब रुपए की बेज़ाब्तगियों की रिपोर्ट वजीर आला हाउस में खिलाफे ज़ाब्ता मौजूद है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का इल्जाम, रिपोर्ट पब्लिक अकाउंट कमेटी के सामने ना लाकर शहबाज शरीफ किसको बचाना चाह रहे हैं। और जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद को लंदन में कत्ल करवाने की बात की थी। चौधरी निसार अपने बयान पर आज भी कायम हैं। एक और मौके पर गद्दार भी कहा था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। आज प्रोग्राम का आगाज करेंगे कराची और उसके सिक्योरिटी इदारों की तरफ से एक ऐसी कार्रवाई जिसकी वजह से कराची एक बहुत बड़े कार्रवाई से बचा है, एक बहुत बड़ी दहशतगर्दी की सरगर्मी से बचा है। मुहर्रमुल हराम में बहुत कुछ ऐसा हो सकता था जिससे कराची के हालात खराब होते। एक पूरा नेटवर्क था जो कराची के हालात खराब करना चाहता था। नेटवर्क पकड़ा गया, उस नेटवर्क के सरगना पकड़े गए, उस नेटवर्क में जो लोग कार्रवाई करना चाहते थे वो पकड़े गए। और उसके बाद ऐसा लगता है कि जैसे कराची शहर एक बहुत बड़ी कार्रवाई से बचा है। कराची में बड़ी मिकदार में गोला बारूद, धमाका खेज मवाद और असला भी लाया जा चुका था। ये लोग आए, इन्होंने प्लानिंग की। मुहर्रमुल हराम में उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने का पूरा प्लान बनाया। उसके लिए गोला बारूद भी साथ ले आए और एग्जीक्यूशन बाकी थी, मगर ये प्लान इनका कामयाब नहीं हो सका। कराची में सिक्योरिटी इदारों ने सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ऑपरेशन किए। सिक्योरिटी इदारों की इन कार्रवाइयों में उन्हें कामयाबियां मिली। दहशतगर्द जो कार्रवाई करना चाहते थे वो नाकाम हुए। कलअदम अलकायदा बर्रे सगीर और लश्करे झंगवी को शदीद धचका पहुंचा है कि वो अपनी मुहर्रमुल हराम में जो कार्रवाइयां करने जा रहे थे, जिसके लिए गोला बारूद ला चुके थे, प्लान मुकम्मल बना चुके थे और कार्रवाई करनी थी, उस कार्रवाई में उनको मुकम्मल तौर पर नाकामी हुई है। गुज़िश्ता दिनों 20 और 28 सितंबर को अल-फलाह सोसाइटी मलीर और औरंगी टाउन में की जाने वाली कार्रवाइयां इस सिलसिले की इंतहाई अहम कड़ी हैं, जिससे मुतालिक 20 सितंबर को भी बात की जा रही थी। और अब वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि एक बहुत बड़ी कार्रवाई थी, जो हो जाती तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता, खुदा न खास्ता, और उस कार्रवाई को रोक लिया गया है। इन लोगों को की कार्रवाई को प्रीएम्प्ट किया गया और गोला बारूद भी इस हवाले से बरामद हुआ है। इस हवाले से हम जरा तफसील से बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे सैयद आरफीन हमारे साथ मौजूद है। नुमाइंदा खुसूसी आरफीन, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। क्या होने जा रही थी, क्या इसका बैकग्राउंड है, मामला क्या है? शाहजेब, सबसे पहले तो जो कराची की सिक्योरिटी के इदारे हैं, पुलिस है, रेंजर्स हैं और बिलखुसूस जो इंटेलिजेंस एजेंसी से मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा जो मंसूबा था वो नाकाम बनाया है। मैं ख़ुद देख के सारी चीज़ें मैंने देखी हैं, एविडेंस मेरे सामने आई हैं, जिसके बाद मैं काफ़ी हद तक परेशान भी हुआ, लेकिन अब थोड़ा सा मुतमईन हूँ कि एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। मैं बहुत मुहतात लहजे इख्तियार करते हुए आपको बताऊँ कि क्योंकि मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता जिससे जो तफ्तीश इस वक्त जारी है, जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, उन पर कोई असर हो और हमारी बात जो है वो दहशतगर्दों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। तो ये जो आपने बताई है कि दो जो कार्रवाइयाँ की गई हैं, एक मलीर के इलाके अल-फलाह की कहकशां सोसाइटी में 19 और 20 सितंबर को की गई है। इसके अलावा एक 28 और 29 सितंबर को एक और कार्रवाई औरंगी के इलाके में की गई। जो पहली कार्रवाई कहकशां सोसाइटी मलीर अल-फलाह के इलाके में की गई, उसमें पुलिस और हसास इदारों की जानिब से एक मकान पर छापा मारा गया। जब पुलिस और सिक्योरिटी के इदारों ने अंदर दाखिल होने की कोशिश की उस मकान में, तो उन्हें कोई जवाब नहीं दिया गया। जिसके बाद उन्होंने अंदर दाखिल होने की, दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, तो सामने ही देखा तो एक दहशतगर्द जो है वो अंधेरा था, लेकिन उसकी जानिब से फायरिंग की गई, जिसके बाद जवाबी फायर किए गए। और उसकी जवाबी जब सिक्योरिटी के इदारों ने जब जवाबी फायर किया है तो वो उस दहशतगर्द को भी लगा है
और दहशतगर्द के हाथ में एक हाथ में हैंड ग्रेनेड था और उसने अपने आप को उस हैंड ग्रेनेड को उसने उड़ा लिया अपने आप से, और जिससे उसकी जो है मौत वाक़ई हो गई। उस मुकाम से उस जगह से भी हैंड ग्रेनेड्स मिले हैं, 2-3 हैंड ग्रेनेड्स है, जिसके वजह से एक ही हमारे पास फुटेज मौजूद है। उस जो दहशतगर्द है उसका नाम, जिसकी इत्तला पे मारा गया था, जो सिक्योरिटी के इदारे उनके पास इत्तला थी कि एक कलदम तंजीम का पहलवान नामी दहशतगर्द इस मुकाम पे मौजूद है। जब मज़ीद इसके बारे में जब तहक़ीक़ात शुरू हुई तो पता लगा कि इसका असल नाम फरहान इकराम है और ये लाहौर का रिहायशी है, और ये पहलवान नाम से अपने नेटवर्क में जाना जाता था, और ये इंतहाई अहम रुकन था कलदम लश्कर झंगवी का और कलदम अलकायदा बर्रे सग़ीर का। बहुत अहम नेटवर्क चला रहा था, और इसके बारे में हमें ये पता चला है कि गुज़श्ता साल अक्टूबर में रेंजर्स की जानिब से और असास इदारों की जानिब से एक ब्रेक थ्रू सामने आया था, जब जो जेल तोड़ने की साजिश की गई थी उसके अंदर टनल खोदी जा रही थी। उस टनल की फाइनेंसिंग और उसको फैसिलिटेट करने के लिए जो पैसा उन लोगों तक पहुंचाया गया था वो इसके ज़रिए पहुंचाया गया था। कराची के और बहुत अहम दहशतगर्द वाक़यात के लिए भी जो दहशतगर्दों को, हमलावरों को जो गाड़ियाँ हैं और दीगर जो फैसिलिटीज़ हैं वो इसी दहशतगर्द ने ही प्रोवाइड की थी। और अवाम देख भी रहे हैं कि ये कोई ऐसा दहशतगर्द नहीं है जिसकी शनाख्त नहीं है। बाकायदा तौर पर सामने स्क्रीन पर आपको तफसीलात नजर आ रही होंगी। एक कार्रवाई औरंगी टाउन में की गई थी, उसकी क्या तफसीलात है? शादेब, जो औरंगी टाउन के अंदर कार्रवाई की गई उसके अंदर कुछ मीडिया में कुछ इत्तलात ज़रूर मौसूल हुई थी, लेकिन वो बताया गया था कि कार्रवाई औरंगी में की गई है, जो मीडिया ने रिपोर्ट किया। लेकिन असल हकीकत यह है कि ये कार्रवाई औरंगी के इलाके में की गई और औरंगी के इलाके ज़िया कॉलोनी में की गई। पुलिस और हसास इदारों की जानिब से छापा मारा गया एक मकान के ऊपर, जहाँ से 4 दहशतगर्दों को, अलकायदा बर्रे सग़ीर के 4 दहशतगर्दों को हिरासत में लिया गया। उनके पास से असलहा भी मिला, गोरा बारूद भी मिला। जो असलहा मिला है वो उसमें से 4 SMGs हैं, यानी सब मशीन गन्स क्लाशनकोव जिसे आज ज़बान में कहा जाता है, वो मिली हैं। इसके अलावा वहाँ से बड़ी मकदार में ऐसी धमाका खेज़ डिवाइसेस मिली हैं जो कि टैंक को, जो फौजी टैंक होते हैं उसको उड़ाने के लिए, जो पुलिस की बख्तर बंद गाड़ियाँ होती हैं उसको उड़ाने के लिए और बॉम्ब प्रूफ गाड़ियों को उड़ाने के लिए काफ़ी उनके परखचे वो डिवाइसेस उड़ा सकती हैं। उसी मुकाम से जो है कानून नाफिज करने वाले इदारों ने रिमोट कंट्रोल लिए। उन रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस के बारे में वो भी हमारे नाज़रीन देख सकते हैं कि किस किस्म का रिमोट कंट्रोल था। उसकी रेंज बताई जाती है कि 300 मीटर, यानी 300 मीटर दूर बैठ के दहशतगर्द अपनी कार्रवाई आराम से कर सकता है। वो उसमें हर्ट नहीं होगा, किसी किस्म की इंजरी नहीं होगी। अब्बास टाउन में जो वाक़या पेश आया था, जो धमाका हुआ था, उसमें तो दहशतगर्द ने भी ज़ख्मी हो गया था, क्योंकि उसको करीब जाके 3 दफ़ा बटन दबाने के बाद रिमोट के ज़रिए जब उसने धमाका किया तो उसको वहाँ पे जाके धमाका हुआ और उसको खुद भी इसमें जो है वो काफ़ी नुकसान पहुँचा था। ये जो कार्रवाई इसके अंदर की गई है, इसके अलावा वहाँ से डेटोनेटर्स मिले हैं, 150 से ज़ायद डेटोनेटर्स मिले हैं। इसके अलावा जो क्लाशनकोव मिली हैं, जो बख्तर जो वहाँ से पिस्टल्स मिली हैं, ये वो क्लाशनकोव और पिस्टल्स थी जो कि कराची में जो पुलिस वालों की जो किलिंग्स हो रही हैं, ऑपरेशनल, मैं ट्रैफिक वालों की बात नहीं करता, ऑपरेशनल पुलिस की जो बात हो रही है उनसे छीनी गई थी। पुलिस वाला मामला, मुझे ये एक अहम बात है कि इतना सारा मवाद ये जमा किए हुए थे, और ना सिर्फ ये कि शहरियों को नुकसान पहुंचाने के लिए कि मुहर्रमुल हराम में कार्रवाइयां होती, बल्कि लॉ इन्फोर्समेंट को इस हद तक नुकसान पहुंचाने के लिए इनके पास मवाद मौजूद था, जो आप बता रहे हैं कि बख्तरबंद गाड़ियां, जो वेल आर्मर्ड गाड़ियां हैं, उनको भी उड़ाने के लिए इनके पास बाकायदा तौर पर इतना सारा मवाद जमा इन्होंने किया हुआ था। जो हालिया पुलिस एहलकारों की कार्रवाइयां हुई, ये तो हुआ कि बहुत जो बड़ी बड़ी कार्रवाई हो सकती थी और बड़ा जबरदस्त काम हुआ कि वो नहीं हो पाएंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि ये दहशतगर्दों का बाकायदा नेटवर्क तोड़ा गया हो, यही कार्रवाई ना हो और कार्रवाइयां भी ऐसी ना हो कि दहशतगर्द प्लान कर रहे हो और वो भी ना हो। पुलिस एहलकारों की जो हालिया टारगेट किलिंग हो रही है, उसका सरगोना कौन है फिर? शाहजेब, उस हवाले से जो पुलिस है और साथ इदारे हैं उस हवाले से बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर मैं नाम लूँगा राव अनवार का, उनकी टीम का, और इंस्पेक्टर उनके शेख हैं, शेख जो कि जब पकड़ने के लिए भी गए थे अल्फाला के अंदर, वो खुद भी मौजूद थे। वो इंजर्ड भी हुए हैं, इंजर्ड होने के बावजूद वो वहाँ पर मौजूद रहे, उन्होंने काम किया। तो और राव अनवार भी खुद वहाँ पर मौजूद रहे। ये लोग बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं, और इन्हीं के ज़्यादातर जो DSPs मारे गए थे और जो पुलिस एहलकार मारे गए, उसमें मली, डिस्ट्रिक्ट मली के काफ़ी एहलकार
एहलकार शहीद हुए हैं। जो नाम सामने आया है वो इरशादुल्लाह का नाम सामने आया है। हमारे पास इरशादुल्लाह की तस्वीर भी इस वक्त मौजूद है। हमारे नाज़रीन वो इरशादुल्लाह की तस्वीर देख सकते हैं। ये एक नौजवान है जो बहुत एक्टिवली काम कर रहा है, उसका बड़ा नेटवर्क इसने बनाया हुआ है। और हमें ये बताया गया है कि फरहान जो मारा गया है अल-फलाह के अंदर, ये भी इसके साथ राब्ते में था और बहुत एक्टिव मेंबर था इसका जो गिरोह है। लेकिन इत्तलात के मुताबिक जो पुलिस है और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो इरशादुल्लाह के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। उसके जो 2 भाई हैं वो पहले ही एक मुकाबले में मारे जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत खामोशी से, बहुत डिस्क्रीटली ये काम इस वक्त कर रहा है। लेकिन हमें उम्मीद है कि इस हवाले से कोई बड़ी कामयाबी मिलेगी। और पुलिस से आपकी अब तक जो बात हुई है, क्योंकि बात मुहर्रम के हवाले से हो रही है और जो आप बता रहे हैं कि किस किस्म का असलहा, बारूद और कितने ये तैयार थे, पुलिस इस बात को कंफर्म कर रही है और हम सेफली कह सकते हैं कि कराची शहर एक बहुत बड़ी वारदात से बचा है इस असलहे के, उनके बारूद के और इनके अपने गिरफ्तार होने की वजह से। शाहज़ेब, अब तक की जो मालूमात है वो उससे तो ये लगता है, लेकिन ये बात हतमी तौर पे नहीं की जा सकती। जैसे कि आपको पता है कि कराची समेत पाकिस्तान भर में स्लीपर सेल्स काम कर रहे हैं। और स्लीपर सेल्स क्योंकि आम आबादी में काम करते हैं, ऑपरेट करते हैं, उनको पकड़ना बहुत मुश्किल काम होता है। एक बहुत बड़ी कामयाबी है, मैं फिर आपको कहूँ कि बहुत मोहतात अंदाजे से बता रहा हूँ कि बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन इस चीज़ को रूल आउट नहीं किया जा सकता या ये चीज़ हतमी तौर पर नहीं कही जा सकती कि अब कराची में कोई दहशतगर्दी की बड़ी वारदात जो है वो नहीं की जाएगी। बहुत शुक्रिया सैयद आरफीन, हमें बता रहे थे कि कितना बड़ी एक कार्रवाई की गई और एक बड़ा जो दहशतगर्दी की कार्रवाई हो सकती थी वो रुकी है, मगर इसका मकसद ये नहीं कि मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी है और कार्रवाइयों की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा स्लीपर सेल्स मौजूद हैं इन दहशतगर्दों के जिनके खिलाफ कार्रवाई की ज़रूरत है, मगर बहरहाल ये बड़े तैयार थे, अपना प्लान बना चुके थे, प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए असलहा बारूद ला चुके थे। और उससे पहले अगर ये कार्रवाई ख़त्म की गई है तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज बिल्कुल एक शाबाश की मुस्तहिक हैं कि उनकी तरफ से ये कार्रवाई की गई और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन सही तरीके से गुजरेंगे, महफूज होकर गुजरेंगे, शहरी उनमें महफूज रहेंगे, मुहर्रमुल हराम हिफाजत से गुजरेगा। प्रोग्राम में अब शामिल करते हैं बेनज़ीर कत्ल केस के हवाले से अहम डेवलपमेंट और बहुत ही अहम पेशरफ्त हुई है, क्योंकि अमरीकी सहाफ़ी मार्क सीगल को जो मोहतरमा की तरफ से कहा गया था, जो बातें की गई थी वो सच है या नहीं, मार्क सीगल अदालत के सामने आके कहेंगे या नहीं, मार्क सीगल उन तमाम बातों को सही कहेंगे या नहीं, ये अभी तक एक मुअम्मा बना हुआ था। मगर मार्क सीगल ने इंसदाद दहशतगर्दी के जज राय मोहम्मद अयूब के सामने आज फाइनली बयान दिया और बयान रिकॉर्ड कराया कि पाकिस्तान आने से पहले 25 सितंबर 2007 को बेनज़ीर भुट्टो ने अमेरिका में परवेज मुशर्रफ की धमकी आमेज कॉल मौसूल की। बेनज़ीर उन्हें मोबाइल की स्क्रीन दिखाती रहीं और उस पर मुशर्रफ लिखा हुआ था। ये मार्क सीगल कह रहे हैं, जब अपना बयान रिकॉर्ड करा रहे थे, वीडियो बयान रिकॉर्ड करा रहे थे, कि मोहतरमा ने उन्हें अपने मोबाइल की स्क्रीन दिखाई कि देखो मुझे कॉल आई है और उस पर परवेज मुशर्रफ लिखा हुआ था। मुशर्रफ ने बेनज़ीर से कहा, मोहतरमा के मुताबिक जो उन्होंने मार्क सीगल को बताया, कि मुशर्रफ ने बेनज़ीर से कहा कि आपकी जान को खतरा है, पाकिस्तान आकर सियासी सरगर्मियों की जिम्मेदार आप खुद होंगी। मुशर्रफ ने बेनज़ीर से कहा कि आपकी सलामती का इन्हिसार आपके और मेरे ताल्लुकात पर है। बेनज़ीर भुट्टो कॉल सुनने के बाद काफ़ी परेशान नजर आई। मार्क सीगल कहते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो ने जब कॉल सुनी तो वो उसके बाद काफ़ी परेशान थी और बेनज़ीर ने मार्क सीगल को कहा कि मुझे मुशर्रफ की तरफ से अभी अभी परेशान कुन कॉल आई है। बाद में बेनज़ीर भुट्टो ने मुझे ईमेल की और कि उन्हें मार दिया गया तो जिम्मेदार जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ होंगे। बेनज़ीर ने मुझे बताया कि उन्होंने परवेज मुशर्रफ को खत लिखा है कि उनके कुछ आला अफसरान मेरे कत्ल की मंसूबाबंदी कर रहे हैं और उनकी गुफ्तगू एक खलीजी मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी ने रिकॉर्ड कर ली है। बेनज़ीर कत्ल केस के अहम गवाह मार्क सीगल से अब जिरा 5 अक्टूबर को होगी और अमरीकी सहाफ़ी और लॉबिस्ट मार्क सीगल साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के करीबी दोस्त हैं। बेनज़ीर भुट्टो से उनकी वाकफियत 1984 में हुई और बेनज़ीर की शहादत के बाद अमरीकी सहाफ़ी मार्क सीगल ने इंकिशाफ किया कि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान बेनज़ीर भुट्टो ने उन्हें ईमेल करके अपने मुमकिना कातिलों की निशानदही कर दी थी। मार्क सीगल के बयान के बाद 2009 में ज्वाइंट इंटेरोगेशन टीम ने अमेरिका जाकर उनका बयान रिकॉर्ड किया और बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस की समाअत के दौरान इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने रवां साल 5 जनवरी को मार्क सीगल को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए बुलाया था, लेकिन सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर मार्क सीगल ने बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस में पाकिस्तानी अदालत में खुद पेश होकर बयान रिकॉर्ड कराने से इनकार कर दिया था। मगर मार्क सीगल ने वीडियो लिंक के जरिए बयान रिकॉर्ड कराने की पेशकश की थी, जो आज हुआ और उन्होंने इन तमाम बातों को कंफर्म किया। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा
लतीफ़ खोसा साहब मौजूद हैं और जो आज इस हवाले से सारी हियरिंग के बाद मीडिया से गुफ्तगू भी कर रहे थे, उनसे उनका मौक़िफ़ मालूम करते हैं। जनरल रिटायर परवेज़ मुशर्रफ साहब के हम कोशिश करेंगे कि वकील का मौक़िफ़ भी इस हवाले से मालूम करें। लतीफ़ खोसा साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आज फाइनली मार्क सीगल की तरफ से बयान रिकॉर्ड कराया गया और जो जो बातें उनकी तरफ से की गई हैं, क्या आप उम्मीद रखते हैं कि आपको इंसाफ मिलेगा, उस तरीके से मिलेगा जिस तरीके से आपकी पार्टी डिमांड करती रही है, ये देखते हुए कि जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के खिलाफ अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई हुई नहीं है कि जिसकी कि जो कहा जा सके कि जी चाहे वो आर्टिकल 6 हो या दूसरे मामलात हो, उसमें मुशर्रफ साहब के खिलाफ कार्रवाई हुई है। आप उम्मीद करते हैं कि इंसाफ मिलेगा? देखिए शाहजेब, आज का जो बयान था वो अगर आप होते काश तो आप देखते कि बिल्कुल लर्जा खेज और जिस अंदाज से उन्होंने अपना बयान कलमबंद करवाया, वो खुद भी जो है अश्कबार हुए और सबको उन्होंने अश्कबार कर दिया। जो उन्होंने मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो की जिस अंदाज से उन्होंने बताया और जिस तरह से जनरल परवेज मुशर्रफ का वो कॉल फोन सुनने के बाद जो बीबी साहिबा का तासुरात थे और जिस तरह से उन्होंने बयान किया कि जनरल परवेज मुशर्रफ कहता है कि इलेक्शन से पहले मत आओ और उसने मुझे धमकियां भी दी और जो है उसके बाद बीबी की आवाज में अफसरदगी भी थी और एक मायूसी भी थी और बाद में जो बीबी साहिबा ने उसको ईमेल भेजी और उसके साथ जो कॉन्वर्सेशन की 26 अक्टूबर को यानी 18 को तो कारसाज का जब उन पर हुआ अटैक हुआ कारसाज में, तो वो भी मार्क साइगल ने बयान किया कि मुशर्रफ एक चीज माना था कि मैं जो है जैमर्स जो होंगे वो प्रोवाइड करूंगा ताकि क्योंकि जितने ये डिवाइसेस की एक्सप्लोजन है ये सेलुलर फोन से होती है। ये सारी जो गुफ्तगू है, ज़ाहिर है आप भी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, आज ये रिपोर्ट भी हो गया। हम जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस केस को आगे किस तरीके से लेकर बढ़ना चाहती है, क्या कार्रवाई की तवक्को रखती है अदालत से, क्या चाहती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब यहाँ से आगे? देखिए, हम तो ये तवक्को करते हैं, आज तो खैर चले, फिर भी उन्होंने इस तरह खाइफ करने की कोशिश की कि जी 6 दिन हम जरा करेंगे, 6 वकील हैं जी और ये है वो है। उन्होंने आज तारीख ले ली जरा करने के लिए, हम तैयार नहीं है वगैरह वगैरह। हमने इस्तदा की और हमने मुखालफत भी की कि 8 साल हो गए, खुदारा आप अदालती अपने निज़ाम पर भी एक जो है सवालिया निशान उठ रहा है। इस सवालत की वजह से अगर एक साबका वजीर आजम के ट्रायल के साथ ये हाल होगा कि 8 साल तक जो है यकसू नहीं हो सकेगा, मुकम्मल नहीं हो सकेगा और आज फिर इनकी जानिब से इल्तवा की दरख्वास्त आ रही है, तो खुदारा इसे यकसू कीजिएगा और इंसाफ चाहिए। पाकिस्तान की तमाम अवाम मुतजस्सिस है, मुल्तमस है, मुतमन्नी है कि इसको जो है आप जो है इंसाफ कीजिएगा। तो बाहर के हम तो यही तवक्को करते हैं कि जो शवाहिद की रोशनी में मोटिव भी बड़ा वाज़े तौर पर आज साबित हुआ कि अगर बेनजीर भुट्टो को फ्री हैंड मिलता है यहाँ आकर अपनी कैंपेन चलाने का, तो बेनजीर भुट्टो स्वीप करेगी इलेक्शन और जनरल परवेज मुशर्रफ ये नहीं चाहते। बहुत शुक्रिया खोसा साहब, बहुत शुक्रिया। लतीफ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे बाकायदा तौर पर बात सामने आई है। इलियास सिद्दीकी साहब, वकील जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ हमारे साथ मौजूद हैं। इलियास सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आज फाइनली मार्क सीगल साहब की तरफ से बयान रिकॉर्ड कराया गया, जो बातें आज तक होती रही हैं उनको उन्होंने कंफर्म किया। ये भी कहा कि मोहतरमा ने मुझे खुद बताया, स्क्रीन पर नंबर दिखाया, ईमेल की और ये भी कहा कि परवेज मुशर्रफ जिम्मेदार होंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि आपका और मेरा जो ताल्लुक है वो आपकी सिक्योरिटी उस पर मुनहसिर है। आगे क्या क्या लाएअमल होगा जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब का, आपकी लीगल टीम का? ये है कि उन्होंने स्क्रीन पे नंबर नहीं दिखाया, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, कभी भी नंबर डिस्प्ले नहीं हुआ स्क्रीन पे मुशर्रफ साहब का। जो उन्होंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई थी आईओ को, उससे टोटली चेंज स्टेटमेंट एंड लेंथी स्टेटमेंट दी है उन्होंने। जो बातें उन्होंने कभी नहीं कही वो बातें उन्होंने कही। एक उन्होंने जरदारी साहब की हाजिरी लगवाई कि वो भी साथ थे, जबकि आज तक किसी कमीशन में, किसी इन्वेस्टिगेशन में जरदारी साहब की हाजिरी नहीं लगी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी इसमें कि गवाह प्रोसिक्यूशन का था और अमेरिकन विटनेस था और उसका वकील जो है पाकिस्तान से गए हैं, फारूक नायक साहब जो एक्स चेयरमैन सेनेट थे, वहां पर उनको एंगेज किया है स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने के लिए। पूरे अमेरिका में उनको कोई वकील नहीं मिला। जो उनकी स्टेटमेंट थी मार्क सीगल की, उसमें कोई ऐसी बात उन्होंने नहीं बताई जो काबिल गिरफ्त हो, जिससे कोई बात होती हो। सारी बात जितनी भी थी वो हियर से थी कि ये मैंने कहा, वो उसने कहा, ये मैंने कहा, और सारी जो बयान था उसमें सारी उन्होंने एडिशन की हुई थी।
मतलब मार्क सिगल के बयान में वो ये कह रहे हैं कि मोहतरमा ने मुझे ये कहा, मोहतरमा ने मुझे ये ईमेल की, मोहतरमा ने मुझे ये बताया, मोहतरमा ये इस तरीके से परेशान थी। वो सारा का सारा आई विटनेस अकाउंट बता रहे हैं आज जो उनकी तरफ से बात की गई। बताया ये कभी भी उनका बयान नहीं था, ये आज उन्होंने नई चीज इंट्रोड्यूस की है सारी इसमें। तो आप क्या करेंगे, आपका आगे लाएमल क्या होगा फिर मार्क सिगल? इस पे क्रॉस अमन होगा जी, उन पे अभी जिरा नहीं है, आज उनका खाली बयान क्लोज हुआ है क्योंकि टाइम काफी हो गया था, कोर्ट ने एडजर्न कर दिया है, मंडे को नेक्स्ट डेट के लिए एडजर्न होगा, जब वो अवेलेबल होंगे उन पे क्रॉस अमन होगा हमारी तरफ से। बहुत शुक्रिया। इलियास सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो कह रहे थे कि बयान में रद्दोबदल हुए और हम क्रॉस एग्जामिन करेंगे। मार्क्स हमारे नुमाइंदे वाजिद अली सैयद से वाशिंगटन में गुफ्तगू की, क्या कह रहे थे जरा सुनिए। Well, there was one part. It was not an easy time for me talking about this subject, but I did what I was required to do, and I told the truth. There was no cross-examination. That will come later in the month. I think my statement pretty much speaks for itself, and the documents I presented speak for themselves. Could you elaborate a little bit, just a little summary, what kind of, Well, I talked about it when I was with Ms. Bhutto in Washington, and she received a phone call from General Musharraf, which she characterized to me as threatening. We talked about the email she sent me, which said if anything happened to her that I should hold Musharraf responsible, and those were two of the things we talked about. Given the documents that you're saying you presented there and your statement, who do you think was responsible for all that? The court has to judge. I just told what I knew, and hopefully there'll be justice. And it took so long for you to, come here and then finally present your statement. Do you have any thoughts about that? Do you think it took so long and it shouldn't have, or like that? Because you said that you can go to Pakistan because of security concerns. There were some concerns. Yes, I was told by my government that there was some concerns. So we arranged it as quickly as possible. At one point, I had a medical problem that delayed it, but we did it today, and hopefully we will finish later this month, and we will see justice, inshallah. Thank you. हम देखो मार्क सिगल क्या कह रहे थे कि इस पर इंसाफ होना चाहिए, अदालत फैसला करे। मैं जो जानता था वो मैंने बता दिया है और मेरे लिए आसान नहीं था ये सारी की सारी बातें करना, ये सारा का सारा मामला बयान करना, मगर जो कुछ मैं जानता था वो मेरी तरफ से बता दिया गया है। अब पाकिस्तान की अदालत फैसला करे इस सारे के सारे मामलात पर। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे और उसके बाद बात होगी। कल वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने जो बात की, अक़वाम मुत्तहिदा में जो बात की, उस पर बहुत ज़्यादा बात की जा रही थी कि अब बॉल इंडिया के कोर्ट में है, वो क्या फैसला करते हैं। इंडिया की तरफ से इंतहाई सख्त जवाब दिया गया है, ज़बान भी सख्त है, जवाब भी सख्त है जो भारत की तरफ से इस्तेमाल की गई है। इस पर बात करेंगे तफसील से एक ब्रेक के बाद। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के कल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब के बाद भारतीय दफ्तर ख़ारजा का रद्द-ए-अमल सामने आया, जिससे साफ नजर आ रहा है कि भारत पाकिस्तान की मुज़ाकरात की कोशिशों को अहमियत देने में बिल्कुल संजीदा नहीं है। मगर ये जो जवाब है, ये सिर्फ और सिर्फ जवाब सख्त नहीं है, इसमें जो ज़बान इस्तेमाल की गई है वो भी जो सिफारती नॉर्म्स में आमतौर पर ज़बान इस्तेमाल होती है उससे इंतहाई सख्त ज़बान है। बीजेपी की मोदी हुकूमत पाकिस्तान के मुस्बत रवैये का मनफी बयानात से जवाब दे रही है और भारत की जानिब से जो बयानात आ रहे हैं उनसे लगता है कि भारत ने मुतनाज़ इशू पर मुज़ाकरात को अपनी अना का मसला बना लिया है। भारत ही जाएंगे और भारत में ही हम कोशिश करेंगे कि बीजेपी के अहम रहनुमा से बात करें और उनसे पूछें कि ये मोदी सरकार इस वक्त क्या चाहती है, क्योंकि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कल अपने खिताब में भारत के साथ अमन के अमल को आगे बढ़ाने के लिए 4 नुकात पेश किए थे और कल ये बहुत ज़्यादा बात की जा रही थी, पाकिस्तान में भी ये बात की जा रही थी कि मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से कुछ ऐसी बातें की गई हैं कि अब मोदी सरकार को मुज़ाकरात की टेबल पर आना चाहिए। और मगर भारतीय दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जो जवाब दिया गया वो ऐसा है कि उन्होंने एक तो मियां नवाज शरीफ साहब के 4 जो नुकात थे उनको रद्द कर दिया और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कश्मीर समेत लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग के इशूज़ को मुज़ाकरात से हल करने पर जो जोर दिया था उस सब को उनकी तरफ से रद्द कर दिया गया और उसका इंतहाई सख्त जवाब दिया गया। मियां साहब ने क्या कहा था, जरा सुनिए। 1. We propose that Pakistan and India formalize and respect the 2003 understanding for a complete ceasefire on the line of control in Kashmir. For this purpose, we call for UNMOGIP's expansion to monitor the observance of the ceasefire. 2. We propose that Pakistan and India reaffirm that they will not resort to the use or the threat of use of force
under any circumstances. This is a central element of the UN Charter. 3. Steps must be taken to demilitarize Kashmir. 4. Agree to an unconditional mutual withdrawal from Siachen Glacier, the world's highest battleground. वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भारत के साथ बेहतर ताल्लुकात के अज़म को एक बार फिर उस वक्त दोहराया जब एक सहाफ़ी ने उनसे भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह से मुलाकात के हवाले से सवाल किया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात के हवाले से सवाल किया, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि दोनों मुल्कों के दरमियान अभी कुछ नहीं बिगड़ा और हालात को बिगड़ने भी नहीं देना चाहिए। वक्त आता रहता है और वक्त बदलता भी रहता है, लेकिन इसका इदराक और एहसास दोनों साइड्स को होना चाहिए। अब भी मैं ये समझता हूँ कि कुछ नहीं अभी बिगड़ा, लेकिन हमें मज़ीद मामलात को बिगड़ने नहीं देना चाहिए और जो असल मामलात है उसकी तरफ आना चाहिए। उनको हल करने के लिए भी कोशिश करनी चाहिए। आज जो मेरी तजावीज़ हैं वो उसी तरफ हैं कि हम एक तो दूरियां ख़त्म करें और फिर मामलात को भी हल करें। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीर में मस्बत बात की, उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मस्बत बात की, मगर अफसोस की बात है कि भारत अपनी अना से बाहर आने को तैयार नहीं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा में भारत को मुज़ाकरात की दावत देने के बाद भारतीय दफ्तर ख़ारजा ने चंद घंटों में, ज़्यादा देर नहीं लगाई, चंद घंटों में इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया और भारतीय दफ्तर ख़ारजा के बयान के मुताबिक, और ये मुलाहिज़ा कीजिएगा कितनी सख्त अल्फाज में ये बात की गई कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदा ताल्लुकात का जिम्मेदार पाकिस्तान खुद है। भारतीय दफ्तर ख़ारजा ने मजीद कहा कि पाकिस्तान कश्मीर पर काबिज है, जो कि हक़ाइक़ के बिल्कुल मुनाफी है। पाकिस्तान ने हमेशा से कश्मीरी अवाम का केस लड़ा है और दुनिया के हर फोरम पर कश्मीरी अवाम की आवाज़ उठाई है। यह जवाब दिया गया। भारत ने अपने बयान में चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की और भारतीय दफ्तर ख़ारजा ने ये जो जितनी भी बातें की गई हैं पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा की तरफ से इसका जवाब भी दिया गया और ये भी मुतवक्को है कि ये जो जवाब भारतीय दफ्तर ख़ारजा की तरफ से जमा कराया गया मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर के बाद, इस जवाब का जवाब भी पाकिस्तान की तरफ से हो। इस हवाले से हम जरा बात करते हैं कि मामला आगे कैसे बढ़ेगा। मियां नवाज शरीफ साहब चाहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान चाहते हैं कि बात आगे बढ़े, मामला आगे बढ़े। अगर मोदी सरकार का रवैया यही रहता है कि 4 ऑप्शन दिए जाएं, 4 नुकात वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान दें, उसके बावजूद बात आगे ना बढ़े, तो फिर मामला कैसे आगे बढ़ेगा। हमारे साथ इस वक्त सुधांशु मित्तल साहब मौजूद हैं, जो कि लीडर हैं बीजेपी के, और उन्हीं से पूछते हैं कि बीजेपी की जो मोदी सरकार है वो इस वक्त क्या चाहती है। मित्तल साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने यह भी बात की कि पाकिस्तान में जो 60,000 हलाकतें हुई हैं, जो शहादतें हुई हैं, वो उसमें कहीं ना कहीं से डायरेक्टली इनडायरेक्टली भारत मुलविस है। यह भी कहा कि भारत कश्मीर पर काबिज है। यह भी कहा कि तीसरी जनरेशन है इस वक्त कश्मीरियों की, तीसरी नस्ल है जो भारत की ये कार्रवाइयां भुगत रही है। मगर साथ साथ 4 नुकात दिए, साथ साथ आगे बढ़ने की बात की, साथ साथ कहा कि जी हम अभी भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। जब से वज़ीर-ए-आज़म ने कुर्सी संभाली है तब से वो ये कोशिश कर रहे हैं। अगर इतना सख्त जवाब होगा जो कि भारत की तरफ से दिया गया, तो बात आगे कैसे बढ़ेगी? ऐसा एक कहावत है कि दूध का जला छाछ को फूक फूक के पीता है। मोदी सरकार 2 बार जो है पाकिस्तान की तरफ से जो रवैया अख्तियार करा गया है दोस्ती के खिलाफ, उसको भुगत चुकी है। इसलिए अब कुछ भी नवाज साहब कहते हैं तो उसको पिंच ऑफ सॉल्ट से लिया जाता है। मैं आपके सामने 2 चीजें रखना चाहता हूं। नवाज शरीफ साहब 26 मई को दिल्ली आते हैं नरेंद्र मोदी जी की स्वेरिंग सेरेमनी पे, और एक बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में चीजें होती हैं और ये तय होता है कि फॉरेन सेक्रेटरी के स्तर पे हम लोग बातें करें ताकि आपस में दोस्तियां जो हैं, नई सरकारें आई हैं, आपस में दोस्तियां हम लोग बढ़ा लेते हैं। देखिए आप लोग क्या करते हैं, उस फॉरेन सेक्रेटरी स्तर की बातचीत से जरा पहले आप हुर्रियत को बुला लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहां की आर्मी जो है पाकिस्तान की, वो इस समय माजरत के साथ आपने कहा कि हुर्रियत को बुला लेते हैं। जो हुर्रियत वाला मामला, इस पर मैं आता हूं, और भारत को बहरहाल इस पर एतराज रहा है और इस पर भी एतराज रहा है कि पाकिस्तान की जो फौज है वो नहीं दे रही होती साथ। मगर मसला यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने कल यूनाइटेड नेशंस में खिताब किया, उसके बाद हमारे आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ साहब की तरफ से कहा गया कि इज्जत के साथ हम बिल्कुल तैयार है कि भारत के साथ दोस्ती होनी चाहिए। अब पाकिस्तान का तो बड़ा सीधा सीधा मौकफ है कि जी आप कहते हैं दहशतगर्दी, पाकिस्तान दहशतगर्दी पर बात करने को तैयार है, आप कहते हैं कश्मीर पर बात नहीं करनी, और पाकिस्तान का मौकफ है कि दहशतगर्दी, कश्मीर, ये सारे मामलात लिंक्ड हैं। तो आप किसी चीज पर बात करना चाहते हैं, किसी पर नहीं करना चाहते, तो मुज़ाकरात कैसे आगे बढ़ेंगे?
नहीं, आपके वजीर आजम क्या कह रहे हैं वो पहले खुद जांच लें, क्योंकि आज वो कुछ कहते हैं और अगले दिन आपकी फौज जो है उसको झुठला देती है। मैं तो आपको अभी 3 महीने पहले का ही उदाहरण दे रहा हूं ना। आप ये तो मानेंगे कि किसी वजीर आजम की बात अगर 3 महीने पहले ही झूठी हो गई हो तो कोई दूसरा जना उस पर विश्वास करेगा क्या? उठा के अगले दिन मतलब 24 घंटे आप ये जो कह रहे हैं कि जो उफा के मुज़ाकरात के हवाले से गालिबन आप बात कर रहे हैं कि 3 महीने पहला मामला हुआ, मैं फिर कह रहा हूं कि कल वजीर आजम ने बयान दिया और पाक फौज के सरबराह ने भी कहा कि भारत के साथ बेहतर ताल्लुकात, इज्जत के साथ बेहतर ताल्लुकात होने चाहिए। और आप कह रहे हैं कि वजीर आजम बयान से फिर के शर्म शेख में क्या हुआ था, आपको याद नहीं है शायद, कि मनमोहन सिंह साहब की मुलाकात हुई वजीर आजम गिलानी से, वहां पर तमाम मामला पर आगे बढ़ने की बात हुई और बलोचिस्तान में भारतीय सरगर्मियों के हवाले से वजीर आजम ने, हमारे वजीर आजम ने एविडेंस पेश किया जिस पर मनमोहन सिंह साहब ने कहा कि हाँ जी इस पर भी बात होगी आगे जाके। वापस भारत गए, इंतहा से ज्यादा मीडिया का प्रेशर पड़ा और बात से फिर गए। इसका मतलब यह नहीं है कि पाकिस्तान ने कह दिया हम आपसे आइंदा बात नहीं करेंगे, आप तो आइंदा बात ही नहीं करने को तैयार। आपने बिल्कुल गलत कहा है, मैं आपको फिर याद दिलवा देता हूं। हमेशा विषय आतंकवाद के बारे में भारत का एक कंसिस्टेंट स्टैंड है, ऊपर नीचे नहीं है कि आतंकवाद के हम खिलाफ है, आतंकवाद के बारे में बात करिए और कोई करे। मैं तो आज भी कह रहा हूं ना, एनएसए की बात किस चीज पे हो रही थी, किस चीज पे हो रही थी? आतंकवाद को लेकर हो रही थी ना। आपको लगता है भारत जो है आतंकवाद में कहीं उसकी भी भूमिका है? करते बात किसने मना करा था? लेकिन आप लोग तो घबरा गए क्यों? कश्मीर, और कश्मीर भी क्यों? क्योंकि नहीं तो सबकी जो है दुकानें बंद हो जाएंगी। मतलब ये 67 साल से ये मामला है कि आप कहते हैं कि इस पर बात करें, इस पर ना करें। दहशतगर्दी में आप इतने इल्जामात लगाते हैं, पाकिस्तान उस पर बात करने को तैयार है, मगर आप कश्मीर पर बात करने को तैयार नहीं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के हवाले से कह रहा है कि हम अक़वाम मुत्तहिदा में एक बाकायदा डोजिया जमा कराएंगे और हमारे पास सबूत मौजूद है बलूचिस्तान में आपकी इन्वॉल्वमेंट के। इसके अलावा स्कॉटलैंड यार्ड ने अपना ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रिलीज किया है कि पाकिस्तान में एक जमात के कुछ जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि भारत से वो फंडिंग लेती रही है और जमात पर इल्जाम है कि वो कराची में हालात खराब कराती रही है। उसके बावजूद वजीर आजम पाकिस्तान कह रहे हैं कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि ये 2 न्यूक्लियर पावर हैं और दोनों पड़ोसी हैं, इन दोनों ने फिर आगे बिल्कुल नहीं बात करनी, मियां साहब ऑफर करते रहे और बात आगे नहीं बढ़नी। 67 साल जो मामला रहा, इसी तरीके से अगले 100 साल लड़ते रहना है। मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूँ कि बताइए करना क्या है? बातचीत करके कश्मीर आप ले लेंगे क्या? हम नहीं देने वाले, ये शाश्वत सत्य है, क्योंकि कश्मीर हमारा है। ना केवल ये वाला हिंदुस्तानी कश्मीर हमारा है, हमारा मानना है कि जो आपने कश्मीर पे गैर कानूनी कब्जा कर रखा है वो भी हमारा है। मतलब आप कह रहे हैं कि कश्मीर आपका है क्योंकि आप कह रहे हैं कश्मीर आपका है, आपने अपने आइन में लिख दिया कि कश्मीर आपका है। पाकिस्तान की असेंबली कोई आइन बना ले कि फला हिस्सा हमारा है तो क्या हमारा हो जाता है? नेपाल से आजकल आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं है, वो उनकी असेंबली कोई आइन में अमेंडमेंट करके कह दे न्यू दिल्ली उनका है तो क्या न्यू दिल्ली उनका हो जाता है? ये तो आप कह रहे हैं कि आपका है तो आपके कहने से आपका हो गया। सर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें तो नहीं कहती कि आपका है। सुनिए ना, अब सुनिए, आज क्या है, कश्मीर के 2 हिस्से हुए हैं, एक पे आपका कब्जा है और एक हमारा हिंदुस्तान का है ही है। अब ऐसे में आप क्या सोचते हैं? मैंने जो आपसे एक प्रैग्मेटिक, मैं तो एक की सोच कर रखता हूँ। प्रैग्मेटिज्म क्या है? आप फौज से ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। हम देने वाले नहीं है। जब हम देने वाले नहीं और आप ले नहीं सकते तो बहस की बात की है भाई? नहीं सर, प्रैग्मेटिज्म है तो पाकिस्तान क्या कब रहा है कि हमने आपसे लेना है? हम तो अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं, कल भी वजीर आजम ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा का बहुत बड़ा फेलियर है और वो ये है कि कश्मीर के अवाम खुद फैसला करें कि वो क्या चाहते हैं। और ये जो आप बात कर रहे हैं कि हम देंगे नहीं और आपने फौज से लेना है तो वो आप ले नहीं सकते, ये अना का मसला है। जब से मोदी सरकार आई है, बीजेपी की ये वाली सरकार आई है जो कि मोदी साहब ड्राइव कर रहे हैं, ये अना का मसला बन गया है और उस अना के मसले में आप चाहते हैं कि ये दोनों मुल्क अगले काफी सालों से इसी तरीके से चलते रहें। देखिए, डायलॉग से आप लोग हुए थे, उफा में लिखा हुआ था कि एनएसए के स्तर की बातचीत होगी, आपने नहीं करी। उससे पहले फॉरेन सेक्रेटरी स्तर की बातचीत होती है, आपने उसको डिरेल करा। ये भारत को नहीं कर सकते आज में। हम तो हमेशा तैयार थे, हम तो टेररिज्म पे बात करने आज भी तैयार हैं। उनका जो 4 का फॉर्मूला उन्होंने सजेस्ट करा है, उसमें कहा उन्होंने कहा कि टेररिज्म के बारे में बात करिए। भैया आप उफा की बात कर रहे हैं, उफा में भी मसला अना का आ गया था। आप याद कीजिए, यहाँ पर सरताज अजीज साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वहां सुषमा स्वराज साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें मसला क्या था कि
सरताज अजीज साहब आए और सरताज अजीज साहब आने को तैयार थे। मसला यह था कि अगर उन्हें हुर्रियत से मिलना है तो पहले हमसे मिल लें, उसके बाद हुर्रियत से मिल लें। अब पहले मिलें या बाद में मिलें, सर ये भी अना का ही मसला है ना। और क्या है कि आप आ तो रहे हैं, मगर आप हुर्रियत से हमसे मिलने से पहले नहीं मिलेंगे, बाद में। अब ये पहले मिलना बाद में मिलना, ये वो मामलात हैं जिसमें दो मुमालिक फंसते हैं, अटकते हैं। और एक सेक्रेटरी, एक जो वजीर खारजा हैं वो आपके मुल्क में आ रहे हैं, आप उस पर एक कंडीशंस लगा रहे हैं कि आप पहले नहीं बाद में मिलेंगे। ये भी तो अना का ही मसला है। आप तो देखिए, आप तो समझदार लोग हैं, राजनीति छोड़ दीजिए, कॉमन सेंस की बात करिए साहब। कॉमन सेंस में वही सरताज साहब जो है वो 28 सितंबर को ये कह रहे हैं कि नहीं हुर्रियत को नहीं बुलाना चाहिए था, वो टाइमिंग गलत थे, क्योंकि कश्मीर सब्सटैंशियल इशू नहीं था। और वही जो है ये कहने लगे, ऐसे कैसे चलेगा? मतलब अच्छा मुझे बताइए, अब आगे बढ़ने के लिए इसका मतलब है ये समझा जाए कि जब तक मोदी सरकार की हुकूमत है भारत में, तो पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। मियां नवाज शरीफ की जो कोशिशें हैं जो वहां से शुरू होती हैं कि मोदी साहब अपना हल्फ ले रहे हैं और नवाज शरीफ साहब गए, दरमियान में पाकिस्तान के लोकल मीडिया में बड़ी तनकीद समेटी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने। उनकी कोशिशें रायगा ही जानी है, उन्हें कोशिशें नहीं करनी चाहिए क्योंकि मोदी सरकार के होते हुए मुमकिन नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब अगर अपनी फौज को खुश करने के लिए वो बातें करते रहेंगे जो ना केवल सार्थक नहीं है, प्रैक्टिकल भी नहीं है, तो यही होता रहेगा। मित्तल साहब बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। आपने भारत की तरफ से एक सख्त जवाब दिया गया है, मोदी सरकार की तरफ से एक इंतहाई सख्त मौक़िफ़ नजर आता है। जब से प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से बात की गई, मुज़ाकरात की एक दफ़ा फिर दावत दी गई, LOC पे जो वाक़यात हो रहे हैं उसके बावजूद, जो हालिया मामलात रहे हैं उसके बावजूद, मगर सख्त रवैया है भारत की तरफ से। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में मुमताज़ तज्ज़ियाकारों के सामने जब ये सवाल रखा गया कि अब आप क्या समझते हैं, क्या मामला भारत के साथ आगे होगा, क्या बात होगी, क्या जवाब दिया सबने, वो जरा देखिए। भारतीय रद्द-ए-अमल क्या मुमकिन है कि मोदी सरकार के रहते हुए वजीर आजम पाकिस्तान की तजावीज पर बात आगे बढ़े? तज्जियाकार हाँ या नहीं में जवाब देंगे इम्तियाज आलम साहब। मोदी की हुकूमत से बात हो सकती है, हमें करनी चाहिए। हम तो कर रहे हैं ना, हम क्या कर रहे हैं? अच्छा मानू साहब आप राय दीजिए हाँ या नहीं। मेरा जवाब नहीं में नहीं। शहजाद चौधरी साहब, विद द करंट नैरेटिव, विद द करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स, हरगिज कोई चांस नहीं है जब तक पाकिस्तान अपनी पोजीशन को तब्दील नहीं करता, और हम उसके लिए फिलहाल तैयार नहीं। सलीम साफी साहब आपकी राय हाँ या नहीं? मेरा जवाब तो नहीं में है। ठीक। बाबर सत्तार साहब किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? मेरा नहीं ख्याल कि इन हालात में कोई बातचीत होगी, सो मेरा जवाब नहीं में। ठीक। आपने देखा मुमताज तज्ज़ियाकार भी कह रहे थे, उनकी अक्सरियत कह रही थी कि इन हालात में लगता नहीं है कि बातचीत हो पाएगी। और बड़ी अफसोस की बात है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से ये बाकायदा तौर पर मौक़िफ़ अख्तियार किया गया और सख्त बातों के बावजूद, जो कुछ मामलात हुए उसके बावजूद, और भारत की तरफ से ये रवैया नजर आया। प्रोग्राम में एक ब्रेक, उसके बाद गुफ्तगू होगी दो अहम बातों पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से शदीद तनकीद की गई है कि 200 अरब रुपए की करप्शन बल्दियाती इदारों में हुई है पिछले 14 सालों में, जिसकी रिपोर्ट शहबाज शरीफ साहब नहीं जमा करा रहे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, उसको दबा कर बैठी है नून लीग। इस पर बात करेंगे। साथ साथ कल हमने एक अहम मामला उठाया था और MKM से बात की थी कि चौईसार साहब ने बयान दिया था कि परवेज मुशर्रफ से उनसे 1999 में कहा था कि अल्ताफ हुसैन साहब को लंदन में कत्ल कराया जा सकता है। आज चौईसार साहब फिर बोले हैं, और क्या बोले हैं इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में बात करते हैं वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की, जो इन दिनों मुसलसल दबाव का शिकार नजर आते हैं, तनकीद का शिकार नजर आते हैं। नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट के हवाले से तनकीद हुई और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक इल्ज़ाम लगाया गया है और पंजाब असम्बली में कायदे खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां महमूद रशीद की तरफ से कहा गया है कि वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ज़िले हुकूमतों में होने वाली 200 अरब रुपए की बेज़ाब्तगियों को छुपा रहे हैं। आपको याद होगा 2008 में जब नून लीग की हुकूमत आई तो वो बार बार कहा करते थे कि सैकड़ों अरब रुपए की करप्शन नाज़मीन की तरफ से की गई है जो मुशर्रफ के दौर में लगे। उसके बाद क्या हुआ, वो कहा करते थे कि उन्हें कटहरे में लाएंगे, इस सब की तहकीकात करेंगे। तहकीकात का क्या हुआ, ऑडिटेड रिपोर्ट्स का क्या हुआ, मामला कहाँ आगे बढ़ा, कुछ नहीं पता। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये मामला उठाया गया है। मियां महमूद रशीद साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और लीडर ऑफ अपोजिशन इन पंजाब असेंबली। मियां साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये मामला क्या है, इसके खिलाफ आवाज तो खुद नून लीग उठाया करती थी और आज आप कह रहे हैं कि मियां शहबाज शरीफ ये रिपोर्ट्स दबाए बैठे हैं 200 अरब रुपए की करप्शन की, क्या मामला है? देखिए, ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान जिनकी तरफ से ये रिपोर्ट कंपाइल होकर 2014 में के आगाज़ में ये गवर्नर को जाती है और गवर्नर के बाद ये पंजाब असेंबली में आती है। कॉन्स्टिट्यूशनली
इसका कोई काम नहीं कि ये चीफ मिनिस्टर के पास जाए। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की ऑडिट रिपोर्ट तैयार की और वो ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने के बाद गवर्नर के पास चली गई। गवर्नर को परसू किया। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान बुलंद अख्तर राना थे, उन्होंने पर्सनली मीटिंग्स भी की, कई लेटर्स भी लिखे। गवर्नर साहब ने ये पिछले साल ये ऑडिट रिपोर्ट्स जो है ना ये भिजवा दी फाइनेंस डिपार्टमेंट को और वहाँ से ये आनी चाहिए थी असेंबली में, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ये रिपोर्ट्स भिजवा दी चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो पिछले दिनों मीटिंग हुई जिसमें ये इंकशाफ हुआ कि ये तो वहाँ दबी हुई हैं। ये ज़रा अगर आप कैमरा करीब कर देंगे तो ये मैंने अंडरलाइन की हुई है, ये पैराग्राफ जिसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ये कहा कि हमने चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट को भेजी हैं और अभी तक वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। अब ये साल 1.5 साल हो गया है इस बात को कि ये ऑडिट रिपोर्ट जिसके बारे में ये 200 अरब रुपए की बेज़ाब्तगियां हैं, उसके साथ साथ 38 अरब रुपया जो है ये वाजिबुल वसूल है, यानी मुख्तलिफ जो नाज़मीन हैं, TMOs हैं, DCOs हैं, उनके जिम्मे ऑडिट के अंदर निकाला हुआ है कि 38 अरब रुपया उनसे लेना है। मैं साहब ये बड़ी अहम बात है, एक तो 200 अरब रुपए की के जो बेज़ाब्तगियां और दूसरा कि 38 अरब रुपए एक हुकूमत को लेने हो जिसके वजीर आला शहबाज शरीफ है। ये क्यों नहीं मामला आगे बढ़ा कि आप 38 अरब रुपए कौन सी हुकूमत जो नहीं लेना चाहेगी, मामला आगे क्यों नहीं बढ़ा? देखिए मामला आगे इसलिए नहीं बढ़ रहा कि ये जो बहुत से लोग थे जो इन्होंने शुरू में कहा कि ये नाज़मीन खा गए हैं, लूट मार का बाजार गर्म है, ये उनमें से अक्सर लोग तो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। दूसरा ये जो पिछले 3 साल का अरसा है जब ये लोकल गवर्नमेंट और लोकल अदारे ख़त्म हुए, प्री मेच्योर ख़त्म हुए, अभी उनका सेशन 2 साल बाकी था, तो ये पिछले 3 सालों में जो TMOs हैं और जो DCOs हैं उन्होंने बेदरेग ये रकम खर्च की है मुकामी हुकूमतों की। रमज़ान बाजार लग रहे हैं, फीते कट रहे हैं, इफ्तिताह हो रहे हैं और जुमे बाजार लग रहे हैं, इतवार बाजार लग रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और उसमें मुस्लिम लीग नून के जो वहाँ पे लोकल लीडरशिप है, MNAs, MPAs, मिनिस्टर्स, उनकी पब्लिसिटी के ऊपर बेदरेग खर्च जो है ना वो किया जा रहा है। तो ये ऑडिट रिपोर्ट्स जो है ना आईनी तौर पर ये चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में जाने का कोई काम नहीं, जाना नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मियां महमूद रशीद साहब हमें कह रहे थे कि नहीं जानी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब की जिम्मेदारी है कि इसको रिलीज किया जाए, बताया जाए। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन पंजाब असेंबली कह रहे हैं कि इसमें 38 अरब रुपए हुकूमत को वापस मिलने हैं, उसका मामला है। 200 अरब रुपए की बेज़ाब्तगियां हैं और क्योंकि नून लीग में बहुत सारे वो लोग शामिल हो गए बाद में जो कि जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में नाइब नाज़िम वगैरह थे, उसकी वजह से रिलीज नहीं हो रहा। एक इल्ज़ाम है जिसका जवाब बहरहाल नून लीग को देना चाहिए। कल हमने अपने प्रोग्राम में बात की थी कि एक 2008 का इंटरव्यू चौईसार साहब का, जिस पर उन्होंने परवेज मुशर्रफ साहब के हवाले से 1999 की एक बात की थी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से बहुत एतराज़ किया गया। अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा कि फौज, हुकूमत और एजेंसियां मुझे कत्ल कराना चाहती हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौईसार साहब से सवाल किया गया उस हवाले से, तुमने क्या कहा? मुझे नहीं पता, बहरहाल ये 15 साल पुरानी बात है। मेरा ख्याल है कि हम हाल की बात करें। वो जो मैंने बात की वो एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा, 2008 में भी और पहली दफ़ा मैंने 2004 में बात की थी। तो उस हवाले के तनाज़र से सन 1999 के तनाज़र से थी और वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं गलत बयानी कभी नहीं करता, जो बात हुई है वो हुई है। मगर आज के तनाज़र से उसको जोड़ना मेरा ख्याल है कि ये एक मजाक है। चौईसार साहब ने कहा कि रिकॉर्ड का हिस्सा है और मैं अपनी बात पर कायम हूँ, मगर आज के तनाज़ुर से ना जोड़ा जाए। बहरहाल जनरल परवेज मुशर्रफ साहब से हमने कोशिश की कि उनका भी मौक़िफ़ मालूम करें, बट वो मौक़िफ़ हम नहीं मालूम कर सके। उनसे रब्ता करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की गई। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे पीर के दिन एक दफ़ा फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।